हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपी पीएससी द्वारा जो परीक्षा कराई जा रही है, जीआईसी का जो फॉर्म निकला हुआ है, उसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल बताने वाला हूं। आपका कोई भी कन्फ्यूजन इसके बाद रहे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। प्रवक्ता पुरुष या महिला राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2020 के बारे में आवेदन की बात करते हैं तो आज से ही आवेदन शुरू हो गए हैं। आप चाहें तो यूपी पीएससी वाले साइट से आप जा करके इस पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी है, जबकि ऑनलाइन आवेदन स्वीकार सबमिट करने का डेट लास्ट है 22 जनवरी। और इसमें क्या क्या और भी डिटेल्स हैं, सब कुछ जानते हैं। 3 स्टेप में इस फॉर्म को भरना होगा। पहले में रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, दूसरे में आप फीस जमा करेंगे और तीसरे में आपको प्रीव्यू वगैरह लेकर के फिर इसको सबमिट कर देना होगा। अगर कोई त्रुटियाँ वगैरह है तो उसको भी आपको चांस दिया जाएगा, अभी आपको बताते हैं हम। उसके बाद जानते हैं हम लोग फीस कितनी लगनी है। तो जो फीस लगती है, शुरू से लगती आई है वही फीस लगती है। यूपी पीएससी की अपनी फिक्स फीस से 125 रुपये लेता है वो। तो इस बार भी यूपी पीएससी द्वारा 125 रुपये लिए जा रहे हैं। अनारक्षित जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, यानी कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए 100 रुपये फीस परीक्षा शुल्क है और ऑनलाइन प्रक्रिया के 25 रुपये, यानी कि 125 रुपये आपसे ले लिए जाएंगे। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, एससी एसटी के लिए टोटल 65 रुपये लिए जाएंगे। दिव्यांग अभ्यर्थियों से 25 रुपये लिए जाएंगे। परीक्षा शुल्क नहीं लिया जा रहा है, केवल ऑनलाइन प्रक्रिया का जो शुल्क है 25 रुपये वही लिया जा रहा है। भूतपूर्व सैनिक से 65 रुपये लिए जा रहे हैं। और देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हैं, यूपी के बाहर के हैं, तो भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। इसमें आगे अभी आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर नहीं दिया हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर के भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया और आपसे कोई त्रुटि हो गई, गलती हो गई, तो एक बार आपको मौका मिलेगा। आप एक बार ऑप्शन पे जाएं। कौन से ऑप्शन पे आप जाएंगे तो लिखा होगा कैंडिडेट सेगमेंट में ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, उसमें मॉडिफाइड सबमिटेड एप्लीकेशन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका सब डिटेल पूछ करके आप पे ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी के थ्रू आप जा करके जो भी आपके एरर्स, गलतियां हो गई उनको आप सही कर सकते हैं। दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। आपने अगर दोबारा भी मौका गवा दिया तो फिर से आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। तो आइए जान लेते हैं सीटों के बारे में। तो रिक्तियों की संख्या अगर आप देखें तो चयन हेतु जो रिक्तियों की संख्या 1473 है, जिसमें पुरुष शाखा में 991 सीटें हैं, जबकि महिला वर्ग में 482 सीटें। इन दोनों को जोड़ेंगे 1473 आ जाएंगे। यहाँ पुरुष शाखा के सारे सब्जेक्ट देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यूपी पीएससी की साइट से इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। सारे सीटों का क्रम है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। आपके सारे सब्जेक्ट का आगे दिया हुआ है रिक्त पदों की संख्या, अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, एससी एसटी, सबका डिटेल दिया हुआ है। और महिला शाखा का भी देख लेते हैं। महिला का भी सारा यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, योग वगैरह सब कुछ इसमें डिटेल दिया हुआ है। तो आपने अगर सीटों को देख लिया हो तो आगे बढ़ते हैं आगे के प्रोसेस में। तो आयु सीमा जान लेते हैं। 1 जुलाई 2020 को आपकी उम्र 21 वर्ष से कम ना हो और 40 वर्ष से अधिक ना हो। तो 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच अगर आपका आयु है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दिव्यांगजन हैं तो अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष रखी गई है। बाकी जो आपको जैसे आरक्षण मिलते आए हैं, उम्र में जैसे छूट मिलती आई है वैसे मिलती आएगी इसमें भी। इसमें कोई परिवर्तन विशेष नहीं किए गए हैं। अब शैक्षिक अर्हता जान लेते हैं कि क्या मांगा गया है किस सब्जेक्ट के लिए। तो आप जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आपका पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, आपका एमए एमएससी जो भी है, आपको क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि आप अपियरिंग में हैं, इस साल आप परीक्षा देंगे तो इस फॉर्म को भर पाएंगे, तो आप नहीं भर पाएंगे। अपियरिंग वालों के लिए इसमें साफ मना किया गया है। जो लोग क्वालिफाइड हैं वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म का जो लास्ट डेट है उसके पहले आपके पास जो भी आपके सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं उसके पहले के होने चाहिए। उसके बाद के अगर हैं तो भी आपको इस नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। प्रवक्ता पुरुष या महिला में समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेजी के लिए शैक्षिक अर्हता है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी यूनिवर्सिटी से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त कोई उपाधि हो। मिला जुला करके आपके पास पीजी होना चाहिए। खासकर 2-3 विषय ऐसे हैं जिनके बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा मांगा गया है। अगर आपके पास हो तो, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। प्रवक्ता पुरुष या महिला शिक्षा शास्त्र में आप यहाँ देखें तो मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र में आपके पास पीजी होना चाहिए। साथ ही साथ एलटी डिप्लोमा किसी ऐसे स्कूल से जो मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय है वहाँ से एलटी डिप्लोमा हो तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या किसी भी यूनिवर्सिटी से शिक्षा शास्त्र में आपके पास ग्रेजुएशन हो।
या आपके पास शिक्षा शास्त्र में पीजी हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप भी अपने स्तर से इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा बढ़िया से। ये सारे क्वालिफिकेशन है, आप यहाँ देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं हम आपको इंटरनली बताते हैं। फिर एक गृह विज्ञान के सब्जेक्ट देख लीजिए, क्योंकि गृह विज्ञान के बारे में भी आगे कुछ कहा गया है, जैसे शिक्षा शास्त्र में कहा गया है। और ऐसे एक विषय और है, देखिए अधिमानी अहर्ता भी यहाँ पे लिखी हुई है। अधिमानी अहर्ता का मतलब होता है प्रेफरेंशियल। प्रेफरेंशियल जब इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे नोटिफिकेशन का, उसमें प्रेफरेंशियल दिया हुआ है, मतलब ऐसे लोगों को प्रीफर किया जाएगा, सबसे पहले उनको दिया जाएगा, अगर उनसे सीटें बचती हैं तो औरों को दिया जाएगा। तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें यह अधिमानी अहर्ता जरूरी नहीं है? तो शिक्षा शास्त्र में, गृह विज्ञान में और वाणिज्य में, कॉमर्स में। वाणिज्य का मतलब कॉमर्स। अगर इन तीनों सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में अधिमानी अहर्ता जरूरी है। यानी कि अगर आपके पास प्रेफरेंस लेना है, आपको प्रेफरेंस, तो ये आपके पास डिग्री होना चाहिए। अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है तो कोई बात नहीं, प्रेफरेंस उनको मिलेगा पहले जिनके पास ये डिग्री होगी। आपको अपनी सीट मिल के रहेगी। आप ये ना सोचिए कि मेरे पास ये रहेगा तभी हम इसको पाएंगे, ऐसा नहीं है। तो राजकीय या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय से LT डिप्लोमा या भारत में भी द्वारा स्थापित किसी भी यूनिवर्सिटी से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि आपके पास होना चाहिए। और उक्त के अतिरिक्त सभी विषयों हेतु कुछ अधिमानी अहर्ताएँ भी हैं, जैसे NCC का सर्टिफिकेट आपके पास B सर्टिफिकेट हो, या कम से कम प्रादेशिक सेना में 2 साल का आपके पास सेवा का अवसर दिया हो। प्रवक्ता गृह विज्ञान की बात करें तो गृह विज्ञान में केवल महिलाएं ही भर सकती हैं, पुरुष इसके लिए पात्र नहीं हैं। और एक से अधिक विषयों के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो जिस परीक्षा में आप सम्मिलित होंगे उसी परीक्षा में आपको अर्ह माना जाएगा, दूसरी परीक्षा को आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बात करें वेतनमान की स्केल की तो 9300 से 34,800, ग्रेड पे इसका 4800 है, लेवल 8 है। मेंस परीक्षा के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। वह प्री परीक्षा का फीस था 125 रुपये वगैरह वगैरह जो भी दिया होता है सबका अलग अलग। ये मेंस परीक्षा के लिए, जैसे मेंस PCS वगैरह IAS वगैरह आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको मेंस के लिए भी एक बार अप्लाई करना पड़ता है फॉर्म, उसी तरह इसमें भी अप्लाई करना है मेंस के लिए। और इसमें आप देख सकते हैं साहब कि जहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी कैसे इसको भर सकते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क, यानी कि उत्तर प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप स्पष्ट आपको जानकारी मिल जाती है। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन लगता है कि कहीं पर नहीं दिया है कि उत्तर प्रदेश वाले जो हैं वही भरेंगे, उत्तर प्रदेश के बाहर वाले नहीं भरेंगे, तो उसके लिए आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि PCS का फॉर्म कहीं का कहीं भी कोई भी भर सकता है। तो जो प्री में क्वालिफाई होगा वो अब मेंस के लिए इस फॉर्म को अप्लाई करेगा। फीस वगैरह दिया हुआ है कि 200 फीस है, फिर 25 रुपया जो ऑनलाइन प्रक्रिया में शुल्क लिया जाता है 225 रुपये। और जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी होंगे उनको देना होगा 105 रुपये। दिव्यांग अभ्यर्थियों को केवल 25 रुपये देने होंगे, जबकि भूतपूर्व सैनिकों हेतु आपको देना होगा 105 रुपये। तो इसमें परीक्षाएं होनी है प्री और मेंस। इसमें इंटरव्यू बाहर कर दिया गया है, इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि पहले जब इंटरव्यू होता था तो बहुत सारे लोग इंटरव्यू को काफ़ी कठिन मानते थे। क्योंकि कठिन इसलिए था क्योंकि इंटरव्यू को पास वही कर पाता था, मैक्सिमम की संख्या में ऐसा होता था कि जिसका पहुंच होता था, जिसके पास पैसा होता था। जानकारी के अलावा आपके पास जानकारी भी चाहिए प्लस पैसा और पहुंच भी होना चाहिए। तो इंटरव्यू की इसी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है और प्री और मेंस इसलिए कराया जा रहा है। और प्री का मार्क्स नहीं जुड़ेगा, केवल मेंस का जो है मार्क्स जुड़ेगा, मेरिट जुड़ेगा। इसमें भी कुछ कंडीशन रखे गए हैं, कितना % आप पाएंगे तो प्री में पास होंगे, कितना % पाएंगे तो मेंस में पास होंगे। मतलब इससे नीचे अगर आप पाते हैं जो कंडीशन दिया है पासिंग मार्क, तो आपको वैसे ही फेल मान लिया जाएगा। और मेंस में भी वही है, आइए जानते हैं उसको। SC ST के लिए यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए मिनिमम इफिशियंसी स्टैंडर्ड है 35%। 35% आपको गेन करना है। अगर उससे कम पाते हैं तो आपको एक तरह से फेल माना जाएगा, श्रेष्ठता चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ऐसे SC ST को छोड़ करके बाकी किसी भी आप कैटेगरी के हों, आपको 40% आपको गेन करना है, स्कोर करना है। बात प्री की करें या मेंस की, दोनों के लिए यह लागू है, दोनों के लिए यही रूल है। 35% अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, चाहे वो प्री दे रहा हो या मेंस। और बाकी जो शेष लोग बच जा रहे हैं उन सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 40% स्कोर करना है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। इससे कम अगर पा रहे हैं तो फेल माना जाएगा। एक चीज़ और जान लीजिए, जितनी भी सीटें हैं प्री में उसके 13 गुना अभ्यर्थियों को मेंस में बुलाया जाएगा। यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में प्री में अभ्यर्थी पास होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा मेंस में जाएंगे, लगभग 13 गुना, और बहुत सारे लोगों को फिर छांट दिया जाएगा। यानी कि जो 13 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है, सीट मान लीजिए 1 है तो 13 अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है,
मतलब 12 अभ्यर्थियों को तो छटना ही छटना है। तो ये सभी 12 अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा मेंस का मुंह देखने का, तो ऐसे अभ्यर्थी मेंस जरूर देखेंगे। आइए जानते हैं प्रारंभिक परीक्षा में परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम कितने प्रश्न आएंगे, कितने समय में करने होंगे। तो आपको इसमें 120 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपको 80 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से, जिससे आपने पीजी किया है, एमएमएससी किया है, उससे आएंगे। 40 प्रश्न आपको जीएस से पूछे जाएंगे। टोटल 300 अंकों का यह प्रश्न पत्र होगा, जो कि 2 घंटे में आपको खत्म करना होगा। तो ये पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन जीएस का है, जिसमें आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं पूरा डिटेल, ये सब पूछा जाएगा। वैकल्पिक विषय जो आपका पाठ्यक्रम जो मेंस का होगा वही वैकल्पिक का भी होगा, यानी कि ऑप्शनल वाला एकदम आप मेंस का तैयार करेंगे तो ऑप्शनल आपका तैयार रहेगा ऑलरेडी। प्रथम प्रश्न पत्र में आपको सामान्य हिंदी एवं निबंध, और सेकंड पेपर में आपका वैकल्पिक आपका विषय होगा जो आपने पीजी किया है, एमएमएससी जो भी किया है। प्रथम प्रश्न पत्र के लिए आपके 2 घंटे समय दिए रहेंगे, जबकि प्रश्नों की संख्या 100 होगी। द्वितीय प्रश्न पत्र में आपको 3 घंटे का समय होगा, जबकि पूर्णांक टोटल 300 अंक का होगा। तो आइए जानते हैं हिंदी में कैसे कैसे डिवाइडेशन किया गया है। तो हिंदी में 2 खंड बनाए गए हैं, प्रथम खंड द्वितीय खंड। प्रथम खंड में सामान्य हिंदी जो कि 50 अंकों के प्रश्न होंगे। द्वितीय खंड में हिंदी निबंध होगा, जिसमें आपको 50 अंक निर्धारित किए गए हैं, टोटल 100 हो गए। आईएएस की परीक्षा में मेंस लिखते हैं, ऐसे इसमें भी लिखना होगा, कॉपी पेन आपको मिलेगा। तो हिंदी निबंध में आपको 1000 शब्दों का मैक्सिमम लिमिट दिया गया होगा कि हिंदी निबंध लिखने का। ये सब ऐसे टॉपिक हैं, ये सब टॉपिक आप तैयार कर लें। बात करते हैं वैकल्पिक विषय में। अगर द्वितीय प्रश्न की बात करें, द्वितीय प्रश्न पत्र की वैकल्पिक की बात करें, तो इसकी परीक्षा योजना को समझते हैं। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 20 होगी, सभी प्रश्न करने होंगे, कुछ छोड़ना नहीं है। इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, ए बी सी, 3 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन में आपको 5 प्रश्न किए जाएंगे, और प्रत्येक प्रश्न जो है 25 अंकों का होगा, यानी कि फर्स्ट वाला पार्ट 125 नंबर का है, और इसमें उत्तर की सीमा है 250 शब्दों में देना होगा आपको उत्तर। पार्ट बी की बात करें तो इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, लघु उत्तरीय होंगे, और इसमें मैक्सिमम 150 शब्द में उत्तर देना होगा। हर एक प्रश्न 15 अंक का होगा, यानी कि ये 75 मार्क्स का ये पार्ट है। पार्ट सी की बात करें तो 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय, उत्तरों की सब सीमा 50 शब्द, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा, यानी कि ये 100 अंक हो गए। तो अगर आप सबको जोड़ देते हैं तो 300 आ जाएगा, 125 और 75, 200 और एक 300, यानी कि आपका जो वैकल्पिक द्वितीय प्रश्न पत्र है वह 300 अंकों का होगा। तो इस तरह से आपको प्रश्नों का ढांचा देखने को मिलेगा। टोटल पूर्णांक की बात करें तो टोटल पूर्णांक आपका मेंस का 400 हो जाता है। तो यह रही आपकी परीक्षा की पाठ्य योजना, जो आप सिलेबस वगैरह यहाँ से देख सकते हैं। किताबें भी आपको कहीं ना कहीं आपके संपर्क में जो भी इससे तैयारी करते हो, तैयारी करते रहे हों, उनसे संपर्क करके अपने विषय वालों से, पीजीटी वालों से आप संपर्क करेंगे जो तैयारी करते हैं, बिल्कुल उसी तरह का इसमें भी पाठ्य योजना वगैरह दिया हुआ है। तो उससे आप अपनी तैयारी करें, काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपका ये प्रश्न हो कि इसका परीक्षा कब होगा, तो देखिए जनवरी में तो लास्ट डेट ही रह रहा है, पूरे जनवरी में कोई भी फॉर्म निकलता है तो 3 महीने का टाइम चाहिए। तो आपका जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि मार्च के बाद ही एग्जाम होना है। अप्रैल से मई के बीच आपको इसका एग्जाम देखने को मिलेगा। नियुक्ति प्रक्रिया में किसी तरह की कोई समस्या ना हो, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ रेडी रखें, सही रखें, किसी तरह कोई त्रुटियां ना हो। इसमें पहले ही कह दिया गया है, त्रुटि अगर किसी तरह की करते हैं, बाद में यदि आप उसे सही से दिखा नहीं पाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। 69,000 के बहुत सारे नियमों को ध्यान में रखा गया है। जो अभ्यर्थी उठाते थे लगातार प्रश्न, मेरे ये त्रुटियां रह गई, वो रह गई, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। किसी तरह की त्रुटि करेंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो फिलहाल अभी इतना ही, धन्यवाद।